तो क्या आप स्टॉक मार्केट्स में नन्हे मुन्ने नए हो? मेरा मतलब स्टॉक मार्केट्स में अभी अभी आए हो? तो आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर पैसे इन्वेस्ट करें तो करें कैसे? क्या हम पैसे स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें या हम उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? कहाँ से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और कहाँ पर इन्वेस्ट करने से हम करोड़पति बन सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है फिनवेस्ट शाला एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल दोबारा। तो यार चलो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा टिप देता हूँ फटाफट, जस्ट बिकॉज मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग न्यूली स्टार्ट कर रहे होंगे स्टॉक मार्केट्स में, तो ये पॉइंट को क्लियर करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो यार मार्केट में काम करने से पहले अपने ना फाउंडेशन को सही रखो। फाउंडेशन से मेरा मतलब है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में उसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई हमको तो मार्केट में लॉन्ग टर्म में एनुअलाइज रिटर्न 60% चाहिए, कुछ लोग मुझे कहते हैं 75% चाहिए, कुछ तो मतलब महान आत्मा है जो ये भी कहते हैं कि मार्केट में मुझे मेरा पैसा डबल करना है 1 साल में। तो यार अब मैं क्या इसमें बोल सकता हूँ, इनको ही बोलने दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो यार इस बात को समझो कि जो मार्केट्स है ना यार, वो उसने जो कोविड के बाद जो एक वी शेप रिकवरी ली है ना, वो हमेशा नहीं आएगी। पिछले 1.5 साल में जो आपने रिटर्न्स देखे वो हर टाइम नहीं बनने वाले। ठीक है, तो भाई अपने एक्सपेक्टेशंस को सही रखो। तो आइए तुरंत हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो देखो, स्टॉक्स तो हम सबको पता ही है, कंपनी के स्टॉक्स रेडीली अवेलेबल है, लेकिन म्यूचुअल फंड को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ क्योंकि शायद कोई नए लोग होंगे जिनको आइडिया नहीं है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो चलो इसको बहुत ही सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक प्लेन है, उसमें पायलट है और पैसेंजर है, राइट। तो बेसिकली बात यहाँ पर यह है कि पैसेंजर जो है उसको एक डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, लेकिन उसको प्लेन चलाना नहीं आता है, ठीक। और जो एयरलाइन कंपनी है वो एक पायलट अपॉइंट करती है जो उस प्लेन को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो जो इन्वेस्टर है वो आप पैसेंजर्स हो, ठीक। जो एयरलाइन कंपनी है उसको हम म्यूचुअल फंड कंपनी कह सकते हैं, और जो पायलट है वो होगा आपका फंड मैनेजर। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फंड मैनेजर को पता है कि प्लेन को सही तरीके से उड़ा के डेस्टिनेशन तक कैसे लेकर के जाए, और आप जो पैसेंजर हो आपको भी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, लेकिन शायद आपको उतनी नॉलेज नहीं है कि मार्केट्स में कैसे काम किया जाए। तो एज सिंपल एज दैट, अगर आपको प्लेन उड़ाना आता है तो अपनी प्राइवेट जेट लीजिए और पहुंच जाइए अपने डेस्टिनेशन पर। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो आप एक पैसेंजर बन सकते हैं, एक प्लेन में बैठ सकते हैं जहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, और एक फंड मैनेजर जो कि पायलट है वो प्लेन को उड़ा के फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। आई होप मैं आपको आसान भाषा में समझा पाया हूँ कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, ठीक है। तो चलो तुरंत चलते हैं अपने फ़ायदों की तरफ जो कि म्यूचुअल फंड के हैं, और नुकसान भी। उसके बाद हम तुरंत जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर, ठीक। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो म्यूचुअल फंड का ये है कि आपको म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फ़ंड मैनेजर है जिसको हमने अपॉइंट किया है जो आपके लिए मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली सारा कुछ वही संभाल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने की या बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे फायदे की तरफ चलते हैं कि आपको मार्केट को एवरी टाइम ट्रैक नहीं करना पड़ेगा कि मार्केट कब ऊपर है कब नीचे है, मार्केट्स में क्या हो रहा है, बिकॉज फंड मैनेजर उसी के लिए अपॉइंटेड है, राइट। चलो तो तीसरे हम फायदे की बात करते हैं। इसके अंदर रिस्क बहुत कम है। तो रिस्क कम क्यों है? तो देखिए जब आप सपोज आपके पास में 10,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर आपने 10,000 येस बैंक में लगा दिया होता तो आज आपका सारा पैसा डूब गया होता, क्योंकि आपने एक ही स्टॉक में पैसा लगाया है। म्यूचुअल फंड में होता ये है कि बहुत सारे लोगों का पैसा जब म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में जाता है तो वो उसको बहुत सारे स्टॉक्स में डिवाइड कर देता है। इट कुड बी 30, 40 और मे बी 50 स्टॉक्स ऑल्सो। तो बिकॉज आपका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब आपका जो रिस्क है वो उतना कम हो जाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं एक और फ़ायदे की, कि इसके अंदर जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है वो स्टॉक्स के अंदर नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में एक अलग से कैटेगरी है जिसको हम ELSS कहते हैं, ठीक है। ELSS फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि देखिए इसके लिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि स्टॉक में अक्सर लेट्स से फॉर एग्जांपल MRF का स्टॉक, ठीक है। MRF एक स्टॉक 70-80 थाउजेंड का है।
आप शायद उसको डायरेक्टली नहीं खरीद पाओगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में होता ये है कि एक छोटा सा पोर्शन जो है वो आपको एमआरएफ स्टॉक का भी मिल जाता है, बिकॉज इनडायरेक्टली आप एमआरएफ में इन्वेस्टेड हो। ठीक है, तो चलो तुरंत डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बिकॉज जो फंड मैनेजर है वो अल्टीमेटली हमने इसीलिए अपॉइंट किया है कि वो हमारा काम कर सके, राइट। हम पायलट को जाके ये नहीं बोल सकते एज अ पैसेंजर कि आप प्लेन ऐसे उड़ाओ। तो आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, आपको बस बैठना है और राइड एंजॉय करना है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हाई एफएमसी। ठीक है, इसका मतलब है हाई फंड मैनेजमेंट कॉस्ट। देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अब ऑब्वियसली आपने जब फंड मैनेजर को अपॉइंट किया है तो फ्री में तो आपके लिए काम करेगा नहीं, राइट। वो एक फंड मैनेजमेंट कॉस्ट यानी कि कमीशन कह सकते हो, वो आपसे चार्ज करता है बिकॉज वो आपके लिए ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1%। तो देखिए 1% देखने में नॉमिनल लगता है, लेकिन जब तक आपका इन्वेस्टमेंट कम है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख है तो उसका 1% भी कम है। लेकिन कल को जब आपका पोर्टफोलियो ग्रो होकर 1 करोड़ हो जाएगा तो उसके ऊपर आप कितना एफएमसी भरोगे 1% के हिसाब से, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है जो म्यूचुअल फंड में आती है। और दूसरा है कि पास्ट परफॉर्मेंस, हम पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कोशिश करते हैं, बिकॉज सी वी आर ऑल न्यू इन्वेस्टर्स। अगर हमको जज करना है कि कोई म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेगा तो हम उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस कहीं भी गारंटी नहीं करता है कि आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। तो ये एक और डिसएडवांटेज था म्यूचुअल फंड्स का। चलिए तो अब तुरंत बात करते हैं स्टॉक्स की, क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। तो देखो स्टॉक में सबसे पहला आपका फ़ायदा ये है कि आपने जैसे ही स्टॉक खरीद लिया अब आप उस कंपनी के ओनर बन गए। ठीक है, अब आपके पास उस कंपनी की ओनरशिप है, जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, बिकॉज आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, आप डायरेक्टली उस कंपनी के ओनर नहीं बनते हो। ठीक है, दूसरा, अब जब आप कंपनी के ओनर बन चुके हो तो ऑब्वियसली आपके पास वोटिंग राइट्स है। ठीक है, तो आपको कंपनी के बाकायदा मेल आते हैं कि कंपनी का ये बोर्ड मीटिंग है या कंपनी ये डिसीजन लेना चाहती है, तो आप आपका वोट वहाँ पर कास्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको जो कंपनी के डिविडेंड्स है वो आपको डायरेक्टली मिलेंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो आपका डिविडेंड कैसे यूज़ करना है ये आपके हाथ में है। म्यूचुअल फंड में जनरली ये जो डिविडेंड है ये वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो पैसे आपके हाथ में होंगे और आपको पता है कि उसको यूज़ कैसे करना है। एक और फ़ायदा हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फंड मैनेजमेंट कॉस्ट का कोई पंगा नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्वियसली यार मैं पायलट हूँ, मैं प्लेन खुद उड़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई भी फंड मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, एक और फ़ायदा यहाँ पे ये है कि आपके हाथ में है कि आपको कब कोई स्टॉक को एग्जिट करना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसने येस बैंक को होल्ड करके रखा हुआ है। अब जब तक वो म्यूचुअल फंड येस बैंक को बेचेगा नहीं तब तक आप वहाँ पे लॉस खा रहे हो। लेकिन अगर आपने पहले ही समझ लिया है कि भाई येस बैंक में प्रॉब्लम है और अगर आप पहले ही एग्जिट करना चाहते हो और अगर पोर्टफोलियो आपका है तो आपके हाथ में आप स्टॉक बेच करके कभी भी निकल सकते हो। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए फ़ायदे स्टॉक्स के। अब चलो पहले फटाफट थोड़े बहुत नुकसान भी देख लेते हैं। तो यार सबसे पहला तो हाई रिस्क, ऑब्वियसली एग्जांपल मेरा वही रहेगा, येस बैंक को ही देख लो। ठीक है, अगर आपने येस बैंक में ज़्यादा होल्डिंग्स लेके रखी है और अगर वो गिर गया, ठीक है, तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ा लॉस का बर्डन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नुकसान ये है कि देखो आपको इसमें टाइम और नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज आपको आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रेगुलरली ट्रैक करते रहना पड़ेगा। स्टॉक्स में वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है पैसा लगाओ और भूल जाओ। ठीक है, अगर आप आपके पैसे को भूल जाओगे आपका पैसा भी आपको भूल जाएगा। ठीक है, वो गलती मत करना। स्टॉक्स में आपको नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। देखिए आजकल काफ़ी सारे स्टॉक्स है 4-5 हज़ार के भी हैं। ठीक है, कोई एमआरएफ जैसे स्टॉक्स तो 70-80,000 के। ठीक है, तो आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए बिकॉज आप छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, तो ये रहे कुछ डिसएडवांटेजेस स्टॉक्स के बारे में। तो चलो फ़ायदे देख लिए, नुकसान देख लिए, म्यूचुअल फंड भी समझ लिया, स्टॉक्स भी समझ लिया, तो फाइनली अब करें क्या? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आप शुरुआत करो म्यूचुअल फंड से। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको भी उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए, ठीक है, आपको आपके रिटर्न्स को बढ़ाना है और अगर आपके पास टाइम है तो धीरे धीरे मार्केट को सीखना चालू करो, उसके बारे में नॉलेज लेना चालू करो और फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो। ठीक है, अब देखो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी इतना ईजी नहीं है बिकॉज उन सबको स्टडी करना पड़ेगा और अगर देखने जाओ तो मार्केट में 4 से 5,000 स्टॉक्स लिस्टेड है। ठीक है, अब मैं आपको एक ईजी तरीका बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रूव होगा। ठीक है, तो अब आपको करना बस इतना है
कि जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया के, ठीक है, आप इजीली गूगल पे सर्च करो निफ्टी 50 कंपनीज या टॉप 50 कंपनीज, आपको सारों का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ जो टॉप 50 कंपनीज है आप धीरे धीरे उनको स्टडी करना शुरू करो और धीरे धीरे उनके अंदर ही इन्वेस्ट करना शुरू करो, और बाकी जो स्टॉक्स बचे हैं उसके लिए आप म्यूचुअल फंड का कैटेगरी पिक करो, ठीक है। एक एक म्यूचुअल फंड के कैटेगरी हम आगे जाके स्टडी करेंगे, इस वीडियो में नहीं बल्कि, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप बस इतना कर सकते हो, टॉप 50 कंपनीज को स्टडी करो और बाकी के जितने भी स्टॉक्स बचे हैं, शायद कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है, उसके थ्रू हम जा करके उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर दिया और उसके साथ साथ जो बाकी के स्टॉक्स है जो कि थोड़े से रिस्की है उसके लिए आपने म्यूचुअल फंड का हेल्प ले लिया, ठीक है। तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हर जगह हो चुका है, आपने हर एक कैटेगरी में स्टॉक पिक कर लिए, थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड के हेल्प से और थोड़े बहुत अपने खुद के एक्सपर्टीज से। तो ऐसे काम करो मार्केट में और दोनों को यूज़ करो, एक के तरफ जा कर के फ़ायदा नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, म्यूचुअल फंड से भी के साथ भी काम करना है और स्टॉक्स के साथ भी काम करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे आइडियल सिचुएशन है जहाँ पर आप ज़्यादा रिटर्न्स भी कमा पाओगे और आपकी सेफ्टी भी कांस्टेंट रहेगी। तो आई होप आज की वीडियो में आपको मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।